शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और शादी के बाद परिवार की रचना ये सबसे आनंददायक पहलू है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं, भागीदार होते हैं, ना कोई किसी से ज्यादा ना कोई किसी से कम। और ये एक ऐसा सत्य है जिसे नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन 3 शब्दों ने इस सत्य का कत्ल कर दिया। तलाक, तलाक, तलाक। और एक औरत के लिए सब कुछ कत्ल है। विश्वास, भरोसा और प्यार का कत्ल भी उतना ही पीड़ादायक होता है जितना शरीर का कत्ल। ट्रिपल तलाक की इस कुप्रथा ने उस सत्य को खत्म कर दिया। ना कोई अपील, ना कोई फरियाद। लेकिन भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया और औरतों को ना ही बराबर का जीवन दिया है, बल्कि उस सत्य को पुनर्स्थापित करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमारी सबसे बड़ी बेटी है शायरा बानो है और शुरू से ही पढ़ने लिखने में बड़ी इंटरेस्टेड थी और उसके बाद क्लास में भी अच्छे इसके मतलब मार्क्स वगैरह आते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद जो है फिर हमारे जो है मतलब रिश्तेदार थे, इलाहाबाद में रहते थे उनके मामू, उनके थ्रू जो है रिश्तेदारी हमारी हुई इलाहाबाद में। दूसरे दिन से होना शुरू हो गया लड़ाई। फिर बाद में इतने दिन अपना सब्र करे रही। हम लोगों को पता नहीं कि क्या लड़ाई है क्या है नहीं। जाते रहे तो आदमी भाग जाता रहा, हम लोगों के सामने नहीं आता था। फिर जब बीमार तगड़ी हुई तो मुरादाबाद छोड़ के चला गया। मुझे मेंटली बहुत ही परेशान करते थे और शारीरिक रूप से बहुत परेशान करते थे, क्योंकि 2 बच्चे हो गए थे। उनका फ्यूचर देखकर मैं चुप रहती थी कि कभी ना कभी तो उनका जो है माइंड जो है चेंज होगा। वो आए दिन तलाक देने की धमकी देते थे। तो उसके बाद उन्होंने लगातार मेरे जो है 7 एबॉर्शंस करवाया और मेरी किडनी में इन्फेक्शन और लीवर में इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह से हो गया, लेकिन उन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया। तो मैं मुरादाबाद स्टेशन गया, वहां से लेकर के आया लड़की को। तो वहां से उसकी हालत बड़ी नाजुक अजीब सी थी, मतलब बीमार थी। बीमार होने के बाद उसका ट्रीटमेंट करवाया मैंने। तो जब ठीक हो गई तो फिर उसके बाद सायरा ने पूछा कि मैं मतलब रमजान का वक्त आ रहा था, मैं आ रही हूँ। तो उसे बोलते तुम ठीक कैसे हो गई हो? तो ताजुब कर रहे हैं कि ठीक कैसे हो गई हो? तो कहे मैं ठीक हो गई हूँ, मैं आ रही हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं रखूंगा, आप जो है वहीं रहो। उसके कुछ दिनों बाद 10 अक्टूबर 2015 को मेरे हस्बैंड ने स्पीड पोस्ट द्वारा तलाकनामा भेजा। परेशान बहुत थी, बीमार रही। 1-2 साल तो हम लोग दवाई कराए। दिमाग को थोड़ा वो हो गया था, तो थोड़ा दिमाग सही हुआ। उनकी गलतियों का नतीजा उनको भी दंड मिलना चाहिए। उन्होंने मुझे दंड दे दिया अपनी लाइफ से और पूरी लाइफ मेरी खराब कर दी। फिर मैंने सोचा, मेरे फैमिली मेंबर्स ने डिस्कस किया, फिर मैंने भी सोचा कि मतलब ऐसे और भी लड़कियों के साथ होता होगा और उनकी लाइफ भी ऐसे ही खराब कर दी जाती होगी, इन बच्चों का फ्यूचर एकदम खराब हो जाता होगा। फिर मेरे हिम्मत की और उसके बाद 23 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली, 3 तलाक, हलाला और बहुविवाह के लिए डाली। अब उधर जब पिटीशन दायर हुई तो मतलब हुआ तहलका मचा। उसके बाद हमारे पास जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है उपाध्यक्ष मदनी हैं, वो आए थे हमारे पास। कंप्रोमाइज के लिए बोला या विड्रॉ मुसलमान, मतलब हमारी कौम मतलब बदनाम हो रही है, मुसलमान इस्लाम खतरे में है। और जो है हमारी गवर्नमेंट मोदी सरकार तो चाहती है कि इस तरह से इशू मिले और जो है कॉमन सिविल कोड लाए। अब आर्मी कैंपस में तो उनको ला नहीं सकता था मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं मुरादाबाद जो है वहाँ मदरसा है वहाँ पे बुलाया था, वहाँ मीटिंग हुई थी हमारी। तो मैं शायरा को भी लेके गया था। तो मैंने कहा बताइए इस बेटी का क्या दोष है? 3 तलाक दिया और घर से बाहर निकाल दिया, बताइए इसकी जिंदगी कैसे कटेगी? कहे हाँ मैं अफसोस है लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा आप कैसे नहीं कर सकते? आप इस चीज को जो गलत है, जो कुरान के अंदर नहीं है, उसको कैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप इस चीज को खत्म कर सकते हैं? बोले नहीं भैया हमारे हाथ में नहीं है, आप लोग सोचिए और आप जो है इसको विड्रॉ कर लीजिए। मैंने कहा सर आप इस केस को मतलब ये ट्रिपल
कानून को ख़त्म करवा दीजिए, हम विड्रॉ कर लेंगे केस को। कि भाई हमारे हाथ में नहीं है। इसके बाद ठीक है, इस तरह से होने के बाद उन्होंने सोचिएगा आपको मैं 1 आध हफ्ता देता हूँ। उसके बाद हम लोग चले आए थे। आने के बाद जो है फिर उनके जो मॉनिटर थे, मतलब एक बीच में जो वहाँ थे, उन्होंने हमको फ़ोन किया था, बोला भाई ऐसा है कि आपने क्या सोचा। मैंने कहा भाई सोचने की क्या बात है भाई। तो उन्होंने वही बात बोली कि इस तरह से तो मतलब गवर्नमेंट जो है कॉमन सिविल कोड भी लाना चाहेगी। तो मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कि अगर कॉमन सिविल कोड आ जाता है इंडिया में तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है बताइए, वो तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद आपको फ़ोन नहीं करूँगा। उन्होंने फ़ोन ही करना बंद कर दिया। तो उसके बाद जो है जब ये केस हमारा हुआ तो हम आर्मी कैंपस में थे, तो हमारे कमांडेंट देवेंद्र सिंह साहब, उनको बताया मैंने अपनी बात, वैसे से हमने सुप्रीम कोर्ट में हमने केस कर दिया सर। तो बड़े उन्होंने बोला ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, आपको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, आपको 2 जवान मिलेंगे, कहीं भी जाना है आपको गाड़ी मिलेगी। और उन्होंने हमारे बहुत सपोर्ट किया। उस वजह से हमारी हिम्मत बनी रही है, हम इस तरह से इस लड़ाई तक आगे बढ़े। बच्चों का पूरा मेंटली ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उनको मेरे खिलाफ बहुत कुछ सिखा दिया है, तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम्हारी मम्मी। तो जो इस फाइट में बच्चे मेरे दूर हो गए, तो मैं ये नहीं चाहती कि जो दर्द मेरा है बच्चों को लेके, जो मैं सोचती रहती हूँ बच्चों के फ्यूचर के बारे में, बच्चे मेरे कैसे होंगे, क्या होंगे, तो आने वाली जो जनरेशन है उनको ये दुखों का सामना न करना पड़े। और हमारी जो ये फाइट है उसको एक जजमेंट मिले और एक सीमा मिले और एक दायरा हो उसका। मैं तो मतलब ये सोचती थी कब जजमेंट आएगा, मुझे न्याय मिलेगा और एक लॉ बनेगा और नई जनरेशन के लिए एक लॉ बनेगा और मुझे न्याय मिलेगा, मेरे बच्चे जो है मुझे मिलेंगे। मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती थी और एक दिन ऐसा दिन आया कि मानो एक दिन हिस्टोरिकल दिन था, बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। 22 अगस्त 2017 को खाली मेरे लिए ही नहीं, पूरे तमाम हिंदुस्तान की मुस्लिम जो समुदाय की महिला के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। और वो दिन आया तो मेरी मानो प्रसन्नता को कोई ठिकाना नहीं था। और मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो फाइट थी उसको जो है जजमेंट मिला और जो एक कुरीति काफी दिनों से चली आ रही थी वो समाप्त हुई। छोटी बच्चियों का बलात्कार ये एक बहुत ही घिनौना और अकल्पनीय पाप है। समाज को कलंकित करने वाले इस अपराध को रोकने के लिए सरकार और समाज दोनों को पहल करनी होगी। 16 दिसंबर 2012 निर्भया कांड की यह तारीख भारत कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। आज एक तरफ समाज इसी विषय पर चिंतन मनन कर रहा है, वहीं भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, डेथ पेनल्टी फॉर द रेप ऑफ अ माइनर। अब मैं आपको मिलवाती हूं एक ऐसी शक्ति की मिसाल से जिसने विश्व की सागर परिक्रमा करते समय समुद्री तूफानों का सामना किया और ये बात समझी कि प्रकृति स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करती। इन्होंने इस तथ्य को अपना शक्ति स्रोत बनाया और उन तूफानों को हराकर विश्व विजयी होकर घर लौटी। मिलिए इंडियन नेवी की लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी से। समंदर में जाना और समंदर को एक्सप्लोर करना, ये मेरा रीजन था नेवी ज्वाइन करने के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे उसमें ही कदम आगे अपने बढ़ाने पड़ेंगे। उस टाइम पे जब मैंने ये सोचा, उस टाइम पे ऐसे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थे। नेवी ने उसी दौरान 2014 में एक सिग्नल रिलीज किया था जब उन्होंने कहा कि हमें फीमेल ऑफिसर्स भी चाहिए जो कि ओशन एक्सपेडिशंस कर सकें। तो मैंने बिना सोचे समझे उसके लिए वॉलंटियर कर लिया था। भारतीय नौसेना के जो शिप्स और सबमरीन्स होते हैं उनको डिजाइन करना और उनका कंस्ट्रक्शन वर्क देखना मेरा काम था। सो नाविका सागर परिक्रमा ये जो है ये नेवी का एक प्रोजेक्ट था विच वाज अबाउट ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब, विच मीन्स कि एक पूरी महिला दल एक सेल बोट को पूरी धरती का चक्कर लगाएगी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री जबकि एक फीमेल ऑफिसर को मौका मिल रहा था किसी ऑफशोर एक्सपेडिशन में पार्ट लेने के लिए। तो पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा था, तो एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर भी।
पैनल ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द नेवी जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया एज अ कैप्टन ऑफ द नाविका सागर परिक्रमा। हमें 5 स्टॉप ओवर्स हमने इसमें लिए। पहला जो हमारा स्टॉप ओवर था वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फ्रीमैंटल में था, और उसके बाद हम लोग फर्दर, दिस वाज एन ईस्ट बाउंड सर्कम नेविगेशन, तो हम ईस्ट की तरफ बढ़े टूवर्ड्स न्यूजीलैंड, लिटिलटन, एंड देन साउथ पैसिफिक क्रॉस करके फॉकलैंड आइलैंड्स में हमारा नेक्स्ट हॉल्ट था। हम अराउंड 200 मील दूर थे मॉरिशस से जब हमारा जो स्टीयरिंग गियर है वो फेल हो गया, जिसकी वजह से हमें हमने कुछ टेम्पररी रिपेयर्स किए। तो वो रिपेयर्स करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो नियरेस्ट पोर्ट है मॉरिशस उसकी तरफ डाइवर्ट करेंगे, और हमारे रिपेयर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे देन वी विल कम बैक टू इंडिया। सबसे बड़ा जो हमारे पास हथियार था वो था आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना। अगर वो नहीं होता तो प्रोबेबली हम किसी भी सिचुएशन को हम पार सक्सेसफुली नहीं कर पाते। सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर अस। हम 2.5 साल से जिसके लिए ट्रेन कर रहे थे, तो फाइनली वही मौका था जो हमें मिला था अपने आप को प्रूव करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो समंदर के बारे में एक स्पेशलिटी है वो ये है दैट द सी इज जेंडर न्यूट्रल। तो समंदर या कोई नेचर इंसान के जेंडर को डिफरेंशिएट तो करता नहीं है, तो हमारा खुद का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए नेचर की तरफ वो भी जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। एंड ये जो चीज़ थी वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की इस एक्सपेडिशन में, कि हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि हम फीमेल्स जा रहे हैं या मेल्स जा रहे हैं, एक्सपेडिशन में पार्ट ले रहे हैं। जब हम लोग काम कर रहे होते हैं बोट पे तो हम ये नहीं सोचते कि हम एज अ फीमेल हम क्या करें, क्योंकि हमारे सामने जो भी चैलेंज आते हैं उसका हमें किसी भी तरीके से सामना तो करना ही पड़ेगा, और एक्सटर्नली कोई हमें हेल्प नहीं थी। तो हमें पता था कि वी आर ऑल बाय आवरसेल्व्स, और हमें निडर होकर काम करना ही है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस मिशन को हमें सक्सेसफुली अंजाम देना है। सो इस अभियान को करके आई डोंट नो इफ वी हैव बॉट एम्पावरमेंट टू विमेन, but we at least on a global platform we have shown what Indian women are capable of. जब मुझे पता चला कि मैं पल्लवी जोशी का जो ये कार्यक्रम है भारत की बात उसका पार्ट बनने वाली हूँ, तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि बचपन से ही मैं उनका जो सीरियल था आरोहण उसको देख के बड़ी हुई हूँ, और उस टाइम पे फौज का जो एक इम्प्रेशन था मेरे दिमाग में वो शायद उसी की वजह से बना है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है उन्हीं के इस शो का भाग बनने में। सशक्तिकरण और सफलता, इन दोनों को हम एक विशेष दायरे में रखकर सोचते हैं। अगर लड़की पढ़ी लिखी है या उसके पास मेडिसिन या इंजीनियरिंग जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, या वो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट, आर्मी जैसे बड़े बड़े प्रोफेशंस में काम करती है, तो वो सक्सेसफुल है, वो एम्पावर्ड है, वो लिबरेटेड है, वो प्रोग्रेसिव है। तो फिर वो महिला जो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है, जो अपने पूरे घर का ख्याल रखती है, जो अपने परिवार की प्यास मिटाने के लिए दूर कुएं से पानी भर लाती है, जो घर की सफाई से लेकर खाना बनाने तक सब काम करती है, उसका जीवन कैसा हो? पश्चिमी चश्मे से सशक्तिकरण को देखने के कारण हम भूल गए हैं कि ये महिला, यही गृहिणी हमारे भारतीय समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। आखिर कौन है ये महिला? अगर मॉडर्न मैनेजमेंट की नजर से देखा जाए तो ये भारतीय महिलाएं मेहनती हैं, ईमानदार हैं, तुरंत एक्शन लेती है, क्विक डिसीजन लेती है, टीम बिल्डर की तरह फैमिली को एक रखती है, रिसोर्स मैनेजर की तरह हर जरूरत को पूरा करती है, इन्वेंट्री प्लानर की तरह प्लानिंग करती है, कॉस्ट कटर की तरह किफायत करती है, क्वालिटी कंट्रोल की तरह अच्छी चीज पकाती है, फ्लोर मैनेजर की तरह सब कुछ स्मूथ रखती है, प्रोडक्टिव वर्कर है, ग्रेट नेगोशिएटर की तरह बार्गेन करती है, रिसाइकलिंग इनोवेटर की तरह वस्तुओं का उपयोग निकाल लेती है, 24/7 डॉक्टर है, इंजीनियर है, बेकर है, ट्यूशन टीचर है, होस्टेस, ट्रेनर, कंसल्टेंट है, एचआर मैनेजर की तरह रिश्ते मैनेज करती है, आर&डी मैनेजर की तरह सारी जानकारी रखती है, इवेंट मैनेजर की तरह हर फंक्शन मैनेज करती है, पीआरओ है, बेबी सिटर है, प्रोड्यूसर है, नर्चरर है, और मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ क्रिएटर है। लेकिन दुख की बात तो ये है
कि आजादी के 70 साल बाद भी किसी ने इस गृहिणी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक छोटी सी सोच ने कैसे इस गृहिणी का जीवन बदला है, और इस गृहिणी के जीवन में बदलाव आने की वजह से कैसे पूरा का पूरा समाज सशक्त हो सकता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर में गैस नहीं थी, तब हम चूल्हे पे खाना बनाते थे। एक दिन बारिश के मौसम में मेहमान घर आ गए, तब पूरा गोबर और लकड़ियां गीली हो गई थी और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। महीने की आखिरी तारीख थी, केरोसिन भी मिलना मुश्किल हो गया था। मेहमानों को खाना खिलाने की बड़ी समस्या हो गई। आखिर हम पड़ोसी से कुछ लकड़ियां और गोबर मांग कर लाए और तब जाकर खाना बना, वरना हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम तो खाना खिलाने लायक भी नहीं रह पाते। लकड़ियों और गोबर पर खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मुश्किल भी होती है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा नौकरी करता है, उसे टिफिन देना होता है, लेकिन जब तक लकड़ियां काट कर नहीं लाते खाना नहीं बना सकते। इसमें बहुत समय लग जाता है। उस दिन तो हम पड़ोसी से लकड़ियां और गोबर मांग कर ले आए और खाना बनाकर मेहमानों को खिला दिया, लेकिन महीने की आखिर में केरोसिन मिलना कठिन हो जाता है। बारिश में लकड़ियां और गोबर गीले हो जाते हैं। इन सब कठिनाइयों में हम अब तक खाना बनाते आए हैं। मैंने और मेरे स्टाफ ने आसपास के गांव की मुलाकात की और वहां सर्वे करके सारी महिलाओं को समझाया कि आप ये जो भारत सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की है उस स्कीम का आप फायदा उठाइए, क्योंकि ये आपको मुफ्त में मिल रहा है। मुफ्त में सरकार आपको एक गैस सिलेंडर, स्टोव, रेगुलेटर और सुरक्षा ये सारी चीजें दे रही है, ताकि आपको मुफ्त में ही सारी चीजें आ जाए और आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे कि धुआं शरीर में नहीं जाएगा, चूल्हा जलाने से धुआं जाता है और आपके फेफड़े में और कई सारी बीमारियां हो सकती है, वो सारी बीमारियां नहीं होगी। ऐसा समझाकर हमने सबको कनेक्शन दिए। हमने गैस एजेंसी वालों को सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। उन्होंने 4 से 5 दिनों में गैस कनेक्शन लगवा दिया। उन्होंने घर आकर हमें सिखाया कि कैसे गैस चालू करते हैं और कैसे बंद करते हैं। सारी चीजें हमें समझाई, जैसे कि अगर गैस की बदबू आने लगे तो तुरंत गैस एजेंसी में सूचित कर दें। अब तो बहुत अच्छा हुआ है कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने उज्ज्वला योजना बनाई ने, इसमें तो हमको बहुत हमके टाइम मिलता है, बच्चों को पढ़ाने में मिलता है और थोड़ा पैसा भी बचा सकती हूँ, मशीन भी चलाती हूँ और ट्यूशन भी कराती हूँ। हम बचे हुए समय में इमिटेशन ज्वेलरी, सिलाई या कोई और काम करके पैसे कमा सकते हैं, जिससे हम अपने बच्चों को और भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। उज्ज्वला योजना के आने के बाद हमारा जीवन बहुत बेहतर हो गया है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा सोचिए अपनी माओं के बारे में, उनके त्याग के बारे में, उनकी तपस्या के बारे में। एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी मां जो एक ऐसी नस्ल को पैदा करती है, जो एक ऐसी इंसानियत को जन्म देती है जिस पे पूरा विश्व भरोसा कर सकता है, वो औरत सती है या शक्ति है? आज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस शक्ति को पहचान रहा है और हम भी इसे सबल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, लोन्स हैं लड़कियों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। औरतों को और सशक्त करने के लिए हमारे यहाँ पर थिंक टैंक्स हैं, एनजीओज हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स हैं और शुभचिंतक हैं। लेकिन समाज के स्तर पे ये सब कुछ करने के लिए हमें अपनी सभ्यता से सीखना होगा। हमारी सभ्यता में हमने औरतों को देवी का रूप माना है। साहस, बल, कला, ये सारी शक्तियां हमें देवियों से मिलती हैं। हमारे देवता भी इन शक्तियों के बिना अधूरे हैं। हमें जरूरत है उसे प्यार देने की, भरोसा देने की, सम्मान देने की। आज भारत की महिला अपने आप को और भारत को एक विश्व गुरु, एक वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? तो ये थी हमारे भारत माता के बेटियों की बात, आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात।